हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6th से हमारा चैप्टर 8 है रूरल लाइवलीहुड के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम कवर कर रहे हैं कि रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन से काम वो करते हैं, इसके बारे में हम अपने इस चैप्टर में देख रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हमने जो वीडियोज़ इस चैप्टर की बनाई थी, तो उसमें हमने कलपट्टू विलेज जो तमिलनाडु के सी कोस्ट पे है, इस विलेज की केस स्टडी देखी। वहाँ पर दो पर्सन की उनके बारे में देखा। एक का नाम था तुलसी और एक का नाम था शेखर के बारे में। इन दोनों ने अपनी अपनी स्टोरी बताई। इन दोनों की स्टोरी के बारे में हमने देखा। उसके बाद इसी में हमने ऑन बीइंग इन डेप्ट कि अगर वहाँ के लोगों को रुपए चाहिए, मनी चाहिए, लोन चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा। और एक बार अगर वो लोन पे नहीं कर पाते, जो लोन उन्होंने लिया है बड़े साहूकार से, जमींदार से, जो भी उन्होंने लोन लिया है, जितने भी रुपए का लोन लिया है, अगर वो पे नहीं कर पाते तो उनको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आज का हमारा मेन टॉपिक इसमें आएगा रामालिंगम और करुथम्मा के बारे में। जो करुथम्मा और रामालिंगम है उसके बारे में। इन दोनों की केस स्टडी, क्योंकि ये बड़े रिच पर्सन थे, इस कलपट्टू विलेज के काफ़ी रिच पर्सन में से इंक्लूड होते हैं, तो इसी के बारे में कि वो उनकी लाइफ कैसी है, वो क्या करते हैं, इसके बारे में हम अपने इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। In addition to land, Ramalingam family own a rice mill and a shop selling seeds, pesticides, etc. जो रामालिंगम है उसकी फैमिली, रामालिंगम की जो फैमिली है उनकी एक खुद की राइस मिल है और साथ में एक दुकान भी है जहाँ पर सीड्स और पेस्टिसाइड्स बेचे जाते हैं। फॉर द राइस मिल दे यूज्ड सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। जो राइस मिल होती है, अगर वहाँ पर उन्हें रुपए की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने खुद के रुपए, क्योंकि वो काफ़ी रिच पर्सन है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, वो दूसरे लोगों को अपने यहाँ पर काम पर रखते हैं, तो इससे अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ज़मींदार है। इसकी वजह से उसके पास काफ़ी रुपए है और वही रुपए वो अपनी राइस मिल में लगाता है। बाकी अगर उसे ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा रुपए की, एक्स्ट्रा मनी की, तो उसके लिए वो गवर्नमेंट बैंक से लोन लेता है। दे बाई पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेज। उसके गांव और गांव के आसपास जहां पर भी पैडी, क्योंकि जो राइस होती है वो किससे बनता है, पैडी से बनाया जाता है, धान से बनाया जाता है राइस। तो इसलिए उसके जो उसका खुद का गांव है वो और उसके गांव के आसपास जो विलेजेज है वहाँ से वो पैडी बाई करता है। द राइस दैट प्रोड्यूस इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर इन नियर बाई टाउन। उसके बाद जो पैडी वो कलेक्ट करता है विलेजेस से, उससे राइस बनाता है और उस राइस को ट्रेडर्स को, जो टाउन के ट्रेडर्स होते हैं, उनको बेच देता है और वो भी प्रॉफिट के साथ। दिस गिव दैम ए सब्सिस्टेंस इनकम। और इसी की वजह से, क्योंकि वो कम प्राइस पर पैडी खरीदता है और फिर चावल को ज़्यादा रेट पर बेचता है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो उसकी इनकम होती है। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा मेन नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चरल लेबर एंड फार्मर इन इंडिया। जो एग्रीकल्चरल लेबर है, मतलब जिन लोगों की खुद की ज़मीन नहीं है, वो किसी और की ज़मीन पर खेती बाड़ी करते हैं, कृषि करते हैं या कल्टीवेशन करते हैं। ओके, और उसके बदले में उन्हें मजदूरी दी जाती है, वेजेस पे की जाती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन क्या है। तो एग्रीकल्चर लेबरर मतलब वो पर्सन जो पूरी तरह से खेती बाड़ी पर डिपेंड, मतलब उनके पास खुद का कोई खेत नहीं है, खुद की कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन फिर भी वो बस ओनली जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं उनके यहाँ पर काम करते हैं और कोई काम नहीं करते। तो वो पर्सन और जो फार्मर है, इंडिया के स्मॉल है या बिग है, उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चरल लेबरर लाइक तुलसी एंड मैनी स्मॉल फार्मर लाइक सीकर एंड ए फ्यू बिग फार्मर लाइक रामालिंगम। तो हमने इस कलपट्टू विलेज की जो केस स्टडी हम देख रहे हैं उसमें हमने पढ़ा कि वहाँ पर एग्रीकल्चरल लेबरर भी है जैसे जो तुलसी थी वो, कुछ स्मॉल फार्मर्स भी है जैसे शेखर था, और कुछ बड़े फार्मर भी है जैसे रामालिंगम था।
ओके, तो वहाँ पर हर टाइप के फार्मर और लेबरर हमें देखने को मिल रहे हैं। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबरर फैमिली। हर 5 रूरल फैमिली में से 2 फैमिली ऐसी है जो एग्रीकल्चर लेबरर फैमिली है, मतलब वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अगर खेती बाड़ी से वो जो उनकी पूरी इनकम होती है, रुपए होते हैं, पैसे उनके पास जो आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से आते हैं। उनके पास और कोई दूसरा सोर्स नहीं होता है रुपए कमाने का। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू और अदर पीपल फील्ड टू अर्न ए लिविंग। ये सभी लोग फील्ड से, खेतों से जो भी काम, खेतों में जाकर जो भी काम करते हैं, उससे उनको जितना भी रुपए मिलता है, जो भी अर्निंग उनकी होती है, उसी पर ही डिपेंड होते हैं। एक्स्ट्रा इनके पास कुछ नहीं होता। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस, काफ़ी इनमें से लैंडलेस होते हैं, उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती। एंड अदर में ओन वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही छोटा पार्ट होता है ज़मीन का। In the case of small farmer like Sekar, their land is uh, barely enough to meet their needs. जैसे हमने सेकर के बारे में देखा, सेकर जो है वो एक स्मॉल फार्मर है, तो उसके पास जो ज़मीन है वो बस इतनी ही है कि वो अपनी खुद की नीड्स को ही कंप्लीट कर पाता है। इन इंडिया 80% ऑफ द फार्मर बिलोंग टू दिस ग्रुप, और इंडिया में 80% फार्मर जो है वो इसी ग्रुप से, मतलब स्मॉल फार्मर है, उनके पास ओनली इतनी ही ज़मीन है कि वो अपनी खुद की ज़मीन, खुद के नीड्स को, खुद के खर्चों को ही कंप्लीट कर पाते हैं। ओनली 20% ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर लाइक रामालिंगम। जो 20% फार्मर है वो रामालिंगम की तरह है, रिच फार्मर है, बड़े फार्मर है। दीज लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस। और जो ये बड़े फार्मर होते हैं, इनके पास जो ज़मीन होती है वो मोस्टली विलेजेस की होती है, गांव की जो ज़मीन होती है वो ये कल्टिवेट करते हैं। ए लार्ज पार्ट ऑफ दियर प्रोड्यूस इज़ सोल्ड इन द मार्केट, और जो भी प्रोडक्शन होता है, जिसकी भी ये खेती बाड़ी करते हैं, किसकी भी एग्रीकल्चर करते हैं, जो भी क्रॉप्स होती है उनको मार्केट में बेच देते हैं। मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेस सच एज सोप, मनी लेंडर, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। और इनमें से कुछ जो बिग फार्मर तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस बना रखा है, खुद की कोई शॉप बना रखी है, मनी लैंडिंग करते हैं, उधार देते हैं लोगों को, या ट्रेडिंग करते हैं, या उन कुछ ने तो अपनी फैक्ट्रीज भी लगा रखी हैं। तो ऐसे करके हमने इसमें देखा कि जो एक एग्रीकल्चर लेबरर है, एक स्मॉल फार्मर है और एक बिग फार्मर है, उनकी लाइफ कैसी है कलपट्टू विलेज में। वी हैव लुक्ड एट द फार्मिंग इन कलपट्टू। Apart from farming, many people in rural area depend upon collection from the forest, animal husbandry, dairy produce, fishing, etc. तो जैसे कलपट्टू विलेज है, ऐसे ही हमारी कंट्री के काफ़ी ऐसे रूरल एरिया है जहाँ पर ये मेन कंडीशन हमें देखने को मिलती है। रूरल एरिया में मोस्टली जो पर्सन होते हैं वो सभी डिपेंड होते हैं जो फॉरेस्ट से कलेक्शन करते हैं उस पर, या एनिमल हस्बेंड्री, वो खुद पशुपालन करते हैं उस पर, या जो उनके डायरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उन पर, फिशिंग पर। तो इन सब पर जो रूरल एरिया के लोग हैं वो डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सम विलेज, इन फ्रॉम द फिगर गिवन अबोव, in some village central India, both farming and collection from the forest are important source of livelihood. अगर हम बात करें सेंट्रल इंडिया की, तो सेंट्रल इंडिया में क्या होता है कि फार्मिंग भी वहाँ पर ज़रूरी है और फॉरेस्ट से कलेक्शन भी करना, मतलब फॉरेस्ट से हमें वुड्स मिलती है, वहाँ पर हमें फूड भी मिल जाता है, फ्रूट्स खाने के लिए भी कुछ ना कुछ सामान ज़रूर मिल जाता है फॉरेस्ट से। तो लाइवलीहुड के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए, स्पेंड करने के लिए सेंट्रल इंडिया में जो पर्सन रहते हैं वो फार्मिंग और कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट दोनों पर ही डिपेंड होते हैं, दोनों ही वहाँ की इम्पोर्टेंट सोर्स है। कलेक्टिंग महुआ, तेंदू लीव्स, हनी टू बी सोल्ड टू ट्रेडर इज़ अन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। अगर उन्हें अलग से कोई इनकम चाहिए होती है तो वो जो महुआ होता है उसको, या जो तेंदू लीव्स होते हैं वो, शहद, इन सब को ट्रेडर्स को सोल्ड करके, उनको बेच के और उनसे रुपए अपनी या दूसरी एडिशनल इनकम ले सकते हैं। सिमिलरली सेलिंग मिल्क टू द विलेज कॉरपोरेट सोसाइटी
or taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood for some family. और कुछ लोगों के लिए लाइवलीहुड मतलब उनका जीवन यापन, वो कैसे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं कि उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन वो करते हैं। उन्होंने अपने पशु जो है, एनिमल्स जो है, उनको पालना उन्होंने स्टार्ट किया है और उनसे जो मिल्क मिलता है उसको जो उनकी आसपास सोसाइटी होती है मिल्क कलेक्ट करने वाली, तो उनको वो वहाँ पर बेच देते हैं और वहाँ से उनको इनकम होती है, उनके पास रुपए आते हैं जिससे उनकी लाइफ चलती है और घर का खर्चा चलता है। इन द कोस्टल एरिया वी फाइंड फिशिंग विलेज। अगर कोस्टल एरिया की बात करें तो हमें काफ़ी फिशिंग विलेज भी मिलते हैं जहाँ पर मछली पालन ज़्यादा होता है। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइफ ऑफ ए फिशिंग फैमिली by reading about Aruna and Parivelan who live in Pudupet, a village close to Kalpattu। और फिशिंग के बारे में अगर यहाँ पर बात करें, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर वो मछली पकड़ते हैं और उसको पास के मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं और उनसे उनके पास इनकम आती है। तो फिशिंग की अगर हम बात करें तो फिशिंग के बारे में हम एक और केस स्टडी देखते हैं, अरुणा की और पारीवेलन की, जो एक पुडुपेट विलेज नाम के विलेज में रहते हैं जो कलपट्टू के बिल्कुल पास में है। तो यहाँ पर हमें स्टोरी दे रखी है अरुणा और पारीवेलन की, जो पुडुपेट विलेज में रहते हैं। नॉट वेरी फोर फ्रॉम कलपट्टू इज़ द विलेज ऑफ पुडुपट। पीपल हेयर अर्न दियर लिविंग बाय फिशिंग। जो पुडुपट है वो कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ के लोग, वहाँ की जो लिविंग अर्निंग होती है वो किस पर डिपेंड होती है, फिशिंग पर। मतलब वहाँ के लोग मछलियाँ पकड़ते हैं और फिर उनको पास की मार्केट में बेचकर पैसे कमाते हैं। देयर हाउस आर क्लोज टू द सी एंड ऑन फाइन रो टू कैटामारन्स एंड नेट लेइंग। उनके घर समुद्र के बिल्कुल पास होते हैं और वहाँ पर वो नेट बिछाकर और उससे मछलियाँ जो है वो पकड़ते हैं, फिशिंग करते हैं। एट अबाउट 7 o'clock in the morning there is a lot of activity on the beach. This is the time when the catamarans return with their catch and women gather to buy and sell fish. जैसे ही 7 बजते हैं सुबह के, तो उस टाइम तक बीच पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने लग जाती है, लोग आने जाने लग जाते हैं। तो उस टाइम जो भी वो फिशर्स होते हैं वो सभी वापस आ जाते हैं। तो उन्हें 7 बजे से पहले पहले ही फिशिंग का मौका मिलता है, उसी टाइम वो मछलियाँ पकड़ सकते हैं। उसके बाद वो अपने घर आ जाते हैं और जो वुमेन होती है उनको वो भी वहाँ पर काम करती है। मैन भी काम करते हैं और वुमेन भी काम करती है और वो सभी जो भी फ़िश उन्होंने कलेक्ट की है, जो भी फिशिंग की है, उसको वो बाइंग और सेलिंग करते हैं मार्केट में। माई हस्बैंड पैरीवेलन माई ब्रदर एंड माई brother-in-law returned late today. I was very worried. They go to the sea together in our catamarans. तो मेरे हस्बैंड वो बता रही है, जिसका नाम क्या है, अरुणा बता रही है, उसके हस्बैंड है पारीवेलन, वो उसके बड़े भाई और ब्रदर इन लो, वो दोनों काफ़ी लेट आए आज। मुझे बहुत चिंता हो रही थी उन दोनों की, और वो क्योंकि वो समुद्र के किनारे गए थे मछलियाँ पकड़ने के लिए। दे सेड दैट वर कैच इन ए स्टॉर्म। वो बताते हैं कि हम एक स्टॉर्म में, मतलब एक तूफान आया समुद्र में और उसमें हम फंस गए। आई हैव कीप असाइड फ्रॉम फिश फॉर द फैमिली। तो उन्होंने जितनी भी मछलियाँ पकड़ी थी उनमें से कुछ मैंने अपनी फैमिली के लिए बचा के रखी और बाकी आई विल ऑक्शन द रेस्ट, और बाकी को मैंने बेचने के लिए, नीलामी के लिए, मतलब वहाँ पर ऑक्शन होता है ना, नीलामी जो होती है कि काफ़ी ज़्यादा मछलियों को एक साथ बेचा जाता है, तो उसमें तो और बाकी मैंने ऑक्शन के लिए उनको बेच दिया। द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इंटू 4 शेयर। और जो भी रुपए मुझे मछलियाँ बेचने से मिला उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 each for each person who went fishing and the 4th one is for the equipment। जिसमें से जो 3 पार्ट थे वो मैंने तीनों जो लोग मछलियाँ पकड़ने गए थे उनको दे दिए और बाकी का जो इक्विपमेंट थे उसके लिए रख लिए। सिंस वी ओन द कैच मैरन्स इंजन्स एंड नेट्स वी गेट दैट शेयर टू। वी हैव टेकन ए लोन फ्रॉम द बैंक एंड परचेज एन इंजन विच इज़ फिक्स्ड टू
fixed onto the catamarans. Now they can go far into the sea so that they can get a better catch. जैसे ही क्योंकि वो तूफान में एक स्ट्रोम में फंस गए थे, उसकी वजह से उनके पास जो भी सामान था मछली पकड़ने के, जो भी इक्विपमेंट थे, वो सब वो ख़राब हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। अब उन्हें कुछ नए पार्ट चाहिए थे। तो उनके लिए उन्होंने, क्योंकि उनके पास रुपए कम पड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने बैंक से लोन लिया और एक नया इंजन खरीदा। और उसके बाद वो मछलियाँ पकड़ने के लिए गए ताकि वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सके और उनको बेच के प्रॉफिट ले सके और लोन को रीपे कर सके। The women who buy fish have her very carry them in basket to be sold in nearby village. जो वुमेन है वो सभी जितने भी फिश होती थी उनको अपने बास्केट में रखती और पास के जो विलेज थे वहाँ पर बेचने के लिए जाती थी। देन देयर आर अदर लाइक ट्रेडर्स वो बाय फॉर द सोप इन द टाउन। कुछ ट्रेडर्स होते थे जो सोप से खरीदते थे। आई विल ओनली फिनिश दिस ऑक्शन बाय नून। मैं दोपहर तक ये पूरा काम कर लेती थी मछली बेचने का। In the evening, my husband and our relative will untangle and repair our net. और जैसे ही शाम होती तो मेरे हस्बैंड और मेरे जो रिलेटिव थे वो नेट को रिपेयर करने में लग जाते। अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM दे विल सेट आउट द सी अगेन। जैसे ही दूसरे दिन सुबह के 2 बजते वो सभी दोबारा से समुद्र के किनारे जाते। एवरी ईयर फॉर एट लीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मानसून दे कैन नॉट गो टू द सी बिकॉज दिस इज़ वैन द फिश ब्रीड। तो बताती है ये कि जैसे ही मानसून सीजन आता था तो उस टाइम 4 मंथ के लिए उनके पास कोई भी काम नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम फिश ब्रीड का टाइम होता था, तो इसलिए वो मछलियाँ नहीं पकड़ते थे। ड्यूरिंग दिस मंथ वी सर्वाइव बाय बोरोविंग फ्रॉम द ट्रेडर। और इस टाइम हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपने खर्चों को चलाने के लिए ट्रेडर से लोन लेना पड़ता था। बोरोविंग का मतलब होता है उधार लेना। Because of this, later on we are forced to sell the fish to that trader and cannot do our auction. और हम जिस भी ट्रेडर से लोन लेते थे तो हमें अपनी मछलियों को उसी ट्रेडर को बेचनी पड़ती थी, किसी और को नहीं बेचनी पड़ती थी। और वो ट्रेडर बहुत ही कम रुपए में वो मछलियाँ खरीदता था। Those loan month are the most difficult. Last year we suffered a lot because of tsunami. और कुछ महीने तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है हमारे लिए। जैसे अगर सुनामी आ जाती है तो उस टाइम तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है अपने अपने खर्चे, अपने घर को चलाने के लिए। तो ये था हमारा आज का पार्ट, जिसमें हमने देखा कि जो केस स्टडी देखी। एक हमने केस स्टडी में हमने अरुणा और पारिवेलन के बारे में देखा, जो कलपट्टू के पास ही एक विलेज है पुडुपेट, उसके बारे वहाँ पर रहते हैं और अपनी लाइफ, उनकी मेन जो इनकम का सोर्स है वो फिशिंग है। तो वो कैसे फिशिंग करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, कैसे वो उनको बेचते हैं, कैसे वो इनकम अर्न करते हैं, तो इसके बारे में हमने अपनी इस वीडियो में कवर किया है। तो आई होप जो पार्ट हमने कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको दोबारा से एक बार अपनी बुक से पढ़ोगे, समझोगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।